अभी मैंने आपसे एक स्टेटमेंट अभी बोला कि इसका राज्याभिषेक बाबर की मृत्यु के 4 दिन बाद हुआ। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये रहा कि आपका जो बाबर था, बाबर का एक मंत्री था निजामुद्दीन, और निजामुद्दीन जो पक्ष में था वह एक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में था जिसका नाम था मेहंदी ख्वाजा। इसको कहीं किनारे पर ऐसे नाम लिख लिया करो, मेहंदी ख्वाजा। ठीक है? तो मेहंदी ख्वाजा क्या था कि मेहंदी ख्वाजा बाबर के टाइम से 20 साल से उसकी सेवा कर रहा था, उसके सारे अभियानों में उसके साथ था, और इसीलिए जो एक वरिष्ठ मंत्री था वो भी इसी के पक्ष का था, मेहंदी ख्वाजा के पक्ष का, जिसका नाम है निजामुद्दीन। तो निजामुद्दीन चाहता है कि मेहंदी ख्वाजा शासक बने, और कई सरदारों ने मिलकर के तैयारी कर ली, और इसी बात में 4 दिन लगे। लेकिन बाद में मेहंदी ख्वाजा ने खुद ही समर्थन दे दिया हुमायूं को, क्योंकि वो समझ गया कि बढ़िया चल रहा है, अपना शासन अच्छे से चल रहा है, और आपका राज्य का स्नेह भी मिलता है, और पता चले कल को मृत्यु हो जाए। तो उसी मेहंदी ख्वाजा ने कह दिया कि मैं हुमायूं का जो नाम है उसका समर्थन करता हूँ 4 दिन की मीटिंग्स के बाद में। ठीक है? तो फाइनली गद्दी पर कौन आया आपका? तो आप कहेंगे भैया हुमायूं ही आया। और हुमायूं जब गद्दी पर आया तो आपको एक बात समझनी होगी कि हुमायूं के सामने परेशानियां क्या है। सबसे पहली चीज, मतलब उसके सामने परेशानियां क्या है? उसके सामने सबसे बड़ी परेशानी थी, सबसे बड़ी जो समस्याएं थी उसके सामने, एक थी आर्थिक समस्या, डिफिकल्टीज इन फ्रंट ऑफ हुमायूं। पहली समस्या थी उसके सामने आर्थिक समस्या। बेशक से बाबर ने कई युद्ध जीते, लेकिन बाबर को मैंने आपको एक बात बताई थी कि उसको कलंदर कहा गया। आप मुझे बताइए किस वॉर के बाद में उसको कलंदर कहा गया था? तो कलंदर उसको इसलिए कहा गया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उसने जो सारा धन था अपने सरदारों में बांटा। जो भी अटैक उसने किया, ज्यादातर चीजें उसने अपने सरदारों में बांट दी, और ऐसा आपको देखने को मिला पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में, जो उसने कलंदर के टाइटल को अडॉप्ट किया। तो जब किसी को कलंदर कह दिया गया तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने धन को बांट दिया। तो हुमायूं के सामने एक तो परेशानी ये आई कि बाबर युद्ध तो जीत के गया, एक नए साम्राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना तो करके गया, लेकिन एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें सबसे ज्यादा धन की जरूरत होती है, उस धन की व्यवस्था करके नहीं गया। तो हुमायूं के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आई? पहली समस्या उसके सामने आई आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये बस समझना, नोट मत करना, बहुत फोकस से मेरी बातों को समझो। दूसरी समस्या आप जानते ही हो, दूसरी समस्या क्या थी उसके सामने? उसके जो अफगान एनिमीज थे, मैंने आपको बताया था इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भाग गया, याद है? हम सब करें इस बात पर। तो दूसरा था अफगान, अफगान शत्रु, यानी अफगान एनिमीज जो थे उसके, जो अफगान एनिमीज थे। क्योंकि देखो 1526 तक शासन किसका था आप जरा सोचिए। आप कहेंगे भैया लोदी वंश था और लोदी अफगान थे, प्रथम अफगान वंश लोदी वंशी है, और 1451 से लेकर के 1526 तक अफगान ही तो थे। और अफगानों से सत्ता छीने हुए कुल कितने वर्ष हुए हैं? 4 वर्ष हुए हैं। अब ऐसे थोड़ी ना भूल जाएंगे एकदम से राज सिंहासन को, ठीक है किसी ने जीत लिया तो छोड़ दे। अभी जो महमूद लोदी है, ये मैंने कहा था आपको, बिहार बंगाल में सारे अफगान सरदारों को इकट्ठा कर रहा था कि भाई हमको दिल्ली का शासन जो है वो वापस हासिल करना है। तो एक परेशानी इसके सामने कौन थे? अफगान शत्रु। तीसरा था इसके सामने बहादुर शाह। बहादुर शाह भिड़ंत होगी इन सबसे। बहादुर शाह, आपको पता होना चाहिए कि उसके समय पे जो कौन कौन लोग कहां पर थे। बहादुर शाह कहां पर था? गुजरात में। और आलम खान लोदी को सब लोग जानते होंगे। आलम खान लोदी जो भाग के गया था वो इसी के पास गया था, आलम खान लोदी। बहादुर शाह मतलब गुजरात में एक जबरदस्त शासक था, और गुजरात में उसका अच्छा नियंत्रण था। अगर मैं कहूं आपका हुमायूं के समय पर, या कहूं पुर्तगालियों से उसके संबंध बड़े अच्छे थे। आगे चल के आप जानोगे, जो पुर्तगालियों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पुर्तगालियों को जो द्वीप क्षेत्र है वो इसी बहादुर शाह ने दिया था। हालांकि इसकी मृत्यु का कारण भी पुर्तगाली ही बने, ठीक है, उन्होंने एक मीटिंग के बहाने इसको मार दिया था। लेकिन आप समझिए हुमायूं के समकालीन गुजरात में जो शासक था वह भी एक शत्रु था, और वह विजन रखता था कि गुजरात के बाद में जो राजपुताना है, यानी राजस्थान के क्षेत्र को जीतते हुए दिल्ली की तरफ मुझे बढ़ना है। और हुमायूं को इसके बारे में सूचना थी कि भाई इसका भी जो विजन है, इसका भी जो आपका उद्देश्य है वो दिल्ली को जीतना है। तीसरी समस्या ये रहा। चौथी समस्या रही उसके खुद के भाई। इतिहासकार कहते हैं कि इस समय जो अगर इसका विभाजन ना हुआ होता, यानी इसके भाई इसके लिए समर्पित रहते, तो ये बहुत अच्छे से रूल कर पाते। जैसे इसका 3 भाई और मैंने बताया था 4 बेटे थे। जो अस्करी है, अकबर के चाचा है, अस्करी को मिल गया संभल क्षेत्र, अस्करी को संभल मिल गया। जो हिंदाल है, हिंदाल क्योंकि सबसे छोटा था इसको मेवात क्षेत्र मिला। और एक भाई था कामरान, कामरान को मिले थे काबुल और कंधार, काबुल और कंधार, काबुल और कंधार। ठीक है? तो अब सोचिए कोई भी जो साम्राज्य है, एक तो उसमें पैसे की व्यवस्था नहीं थी, कोई केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी कि भाई कुछ ऐसे आपका रेवेन्यू का आने का कुछ सिस्टम हो। तो लेकिन उसके बाद भी क्या हो गया कि भाई जो भी क्षेत्र था उसको बांट दिया गया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बाबर ने हुमायूं को सलाह दी कि वो अपने भाइयों से अच्छी तरह से पेश आए, और हुमायूं आया भी। आप हुमायूं के अगर पूरे जीवन काल को देखोगे, वो अगर मैं आपको बताऊं 1557 ऐसे समझिए 1557 तक अपने भाइयों से अच्छा पेश आया, और 1557 में अपने भाइयों को अंधा करवाएगा वो, और उनको मक्का भेज देता है, क्योंकि वो उसको परेशान ही इतना करेंगे। आप ये समझिए अगर हुमायूं को पूरे जीवन भर में आप ये कह सकते हैं शेर शाह ने जितना परेशान किया, यानी कि शेर खान ने जितना परेशान किया, जितना दौड़ाया, उतना ही परेशान उसको उसके भाइयों ने किया। ठीक है? और पांचवी समस्या इसके सामने मुख्य था बिहार, दक्षिणी बिहार, जो साउथ बिहार है, क्योंकि वहां पर एक शक्ति बन के उभर रहा था आपका कौन? उसका नाम है शेर खान। हालांकि वो टाइटल तो बाद में एक्सेप्ट करता है शेर शाह का, जब चौसा का युद्ध हो जाता है, लेकिन अभी तक उसका नाम शेर खान है। आप इतना समझिए शुरुआती दौर में तो वो एक शत्रु नहीं था, लेकिन हुमायूं के भारत से भागने का कारण अंत में यही व्यक्ति बना। इतनी बातें क्लियर है? एक बार समझा था। इसके पीछे कारण था आपका बहादुर शाह, क्योंकि ये कालिंजर अभियान जो शासक है प्रताप रुद्रदेव, इसकी चाहत ये थी कि भाई मैं कैसे भी करके काल्पी वाले क्षेत्र को जीत लूं। और काल्पी एक मुख्य कड़ी हो जाता था राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच में, यानी काल्पी मालवा पर यदि अधिकार हो गया तो वो आपका नीचे से सब कुछ जुड़ जाएगा, और ऊपर दिल्ली और आगरा जो है वो अलग रह जाएंगे, अलग अलग। यूपी हो गया, नीचे एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तो गले के हार की तरह हो गया ना, ऊपर रह जाएंगे, यहाँ पर दिल्ली आगरा यहाँ रह जाएंगे, और इधर से कोई कंट्रोल कर ले इनका तो साम्राज्य घिर जाएगा ना। तो इसका जो शासक है, इसका विजन था कि भाई हम जो है कालिंजर के शासक का कि हमको भी आगे बढ़ना है, इसीलिए उसने उस अभियान को भी कल को चल के सब चैन ना बन जाए, तो इस अभियान को वो करता है। और इस अभियान में वो क्या हुआ 1531 में सफल हुआ, याद रखना ये उसका सफल अभियान है। ठीक है? यहाँ से इसको पता चलता है कि उधर से महमूद लोदी अपनी सेना लेकर क्या रहा है। क्या पता चलता है इसको? महमूद लोदी के आने की सूचना मिलती है, गॉट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कमिंग ऑफ महमूद लोदी। महमूद लोदी के आने की सूचना प्राप्त है, तो उसको पता चला कि इधर से तो महमूद लोदी आ रहा है तेरी तरफ, और प्रिया जी आपका डिवोर्स हो ही नहीं सकता। अब इधर से तो महमूद लोदी आ रहा है तेरी तरफ। और एक जो मिर्जापुर में था, ये जो चुनार का दुर्ग कहां पर है? ये मिर्जापुर में है, मिर्जापुर यूपी में, मिर्जापुर यूपी में। तो उसको पता चलता है कि इसके दो जो शत्रु हैं वो उसकी तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर फटाफट से हुमायूं ने संधि करी, कहां पर? आपका कालिंजर में। और वो कहता है कि आने वाले शत्रु ने यदि मुझे यहाँ पर घेर लिया, और उसके शासन का शुरुआती वर्ष था, अभी उसको शक्ति इकट्ठी करनी थी, उसको पैसा इकट्ठा करना था, तो यहाँ पर क्या किया उसने? यहाँ पर एक फटाफट से संधि करके वो वापस चला गया। ठीक है? कहता अपने जो जितने भी शत्रु हैं इन सबको हम देखेंगे। इसी समय पर याद रख लेना, जो महमूद लोदी आपका दिल्ली की तरफ आ रहा था, यानी पहले तो उसका जौनपुर था, पहले भी जौनपुर के क्षेत्र को कंट्रोल करेंगे, तो उसने जौनपुर पर नियंत्रण आपका कर लिया। तो दिक्कत
अब देखो यहाँ पर कारण क्या रहे इसके सफल होने के, भाई जो अगर आप कह रहे हैं भैया मजबूत इसके एनिमी थे तो फिर वो क्यों हार गया? उसके मजबूत एनिमी जो महमूद लोदी है, सबसे पहले तो शेर खान ने इसका साथ छोड़ दिया। शेर खान जो इसके साथ था इस युद्ध में, शेर खान इस युद्ध को छोड़ करके भाग गया। और इस देवरिया पर जीतने के बाद में जो चुनार का किला है, उस चुनार के किले पर 4 महीने हुमायूं की सेनाएं डटी रही। 4 महीने तक सारी बातें चलती रही, समझौते चलते रहे, पत्र व्यवहार चलता रहा कि भाई आपको मान लेना चाहिए। यानी कि क्या बोलेंगे यहाँ पर इस समय की स्थितियों में, चुनार, जो चुनार दुर्ग था, चुनार दुर्ग से समझौते की बात यहाँ पर चल रही थी। और इस समझौते में तय क्या हुआ? इस समझौते में तय ये हुआ कि जो शेर खान था, ये समझ गया कि हार जाऊंगा मैं भी, इतना ताकतवर नहीं हूं। शेर खान ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। जब 4 महीने इसके सामने सेना डटी रही, इसको लगा कि भाई हुमायूं तो वापस जाने को तैयार ही नहीं है, तो इसने क्या करा, मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। इसने कहा ठीक है भैया। और साथ में जो अपना बेटा था कुतुब, इसके पुत्र का नाम है शेर खान के का कुतुब खान, कुतुब, कुतुब को हुमायूं के साथ भेज दिया कि भाई एक सेना लेकर के तुम्हारे साथ रहेगा, हम तुम्हारे आधिपत्य को स्वीकार करते हैं। हुमायूं के पास भेजा। ये था, अगर उसको लग रहा था इसका दुश्मन है, लेकिन इसी समय हुमायूं को सूचना मिलती है कि बहादुर शाह जो कि कहां पर है, आप मुझे बताएं फटाफट से। आपके इतनी देर में माइंड मेकिंग हो जानी चाहिए दिमाग में कि कौन कहां पर है और कहां पर प्रयास कर रहा होगा। बहादुर शाह कहां पर शासक है? तो बहादुर शाह के बारे में इसको सूचना मिलती है कि वो गुजरात से आपका राजस्थान की तरफ चल गया है और राजस्थान में उसका प्रभाव जो है वो बढ़ने लगा है। राजस्थान में वह एक शक्ति बनता जा रहा है। तो इस समय पर इसको भी जल्दी थी संधि करने की। तो जैसे ही शेर खान ने 4 महीने के वेट के बाद में लिख दिया कि हम तुम्हारे अंडर में काम करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा लिखवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है और तुम अपना गुलाम ही हमको समझो, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ये बाबर की सेना में रहा था शेर खान, तो इसने उस तरह की मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करना जानता था शेर खान। उसको जहां जिन शब्दों की जरूरत होती थी वो उन्हीं का इस्तेमाल करता था। जहां पर उसको आक्रोश की आवश्यकता होती थी तो वहां आक्रोशित बातें भी करता था। तो इस तरह से हुमायूं जो है वापस आया। और हुमायूं देखो यहाँ पर, हुमायूं क्या थोड़ा ऐसा आराम को पसंद करने वाला आदमी है। हुमायूं वापस आया आगरा। आगरा आके 1.5 साल आराम से लेट लगाई उसने। मतलब कोई योजना नहीं, किस तरह से हमको मजबूत करना है अपने शासन को, वेट करता रहा, ठीक है कोई आएगा, कोई घटना होगी तो उसको देखेंगे। इस समय पर कहते हैं कि अगर वो अपने प्रतिद्वंदियों पर कार्रवाइयां करता तो निश्चित ही उसके परिणाम जो है लंबे शासन के होते। लेकिन उसने अपने विरोधियों को मतलब विकसित होने का एक अवसर दिया और आराम की जिंदगी उसने गुजारी। यहाँ से वापस जाते ही वो गया, उसने दीन पनाह बनाया, बोला कि यार मुझे तो किताबें पढ़नी है, मुझे तो ज्योतिष की किताबें पढ़नी है, मेरे लिए दुनिया भर से ज्योतिष की जितनी पुस्तकें वो लेकर के आओ। यही वो टाइम था 1533, उसने दीन पनाह को बनाया, वहाँ बैठ करके आराम से पढ़ने लगा, ज्योतिष को पढ़ा। अच्छा, इस दिन ये कपड़े पहनने से सबसे बढ़िया होता है, चलो अब इस दिन हम ये कपड़े पहनेंगे। अलग अलग 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने लगा। तो यहाँ पर क्या है, उसको आराम की जिंदगी के बारे में पता चलता है हम सब लोगों को, और यही बात हमको जाननी है। तो लिखेंगे, कॉपी में लिखें, 1533 में उसने दीन पनाह की स्थापना की। 1500 सांगा वॉर लड़े थे। आप सब कहेंगे कि भैया हमारा जो है खानवा का युद्ध हमने पढ़ा। तो खानवा के युद्ध में के बाद में 1528 में वो एक्सपायर हो गए थे, मैंने बताया था। उनके जो पुत्र हैं, उनके पुत्र का नाम था विक्रमजीत। विक्रमजीत आपका गद्दी पर आ गए, ठीक है, और आपका राजमाता कर्णावती थी। तो वो स्थिति राजस्थान में उस समय की मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो जो बहादुर शाह गुजरात से चल रहा था, उस बहादुर शाह के बारे में थोड़ा सा जानो पहले। बहादुर शाह, थोड़ी सी बैक स्टोरी धैर्य रख के नोट आप करना चाहे करें तो शॉर्ट नोट्स बना लिया करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सुन लो। जो बहादुर शाह है, इसके अभियान हुए गुजरात से राजस्थान की तरफ, जैसे कि 1531 में इसने मालवा को जीता। ही वॉन द मालवा इन 1531। मालवा, मालवी नहीं, मालवा, मालवा जीता। आगे बढ़ा अगले ही वर्ष 1532 में, 1532 में जो रायसीन है, रायसीन का किला मध्य प्रदेश, ये जीता इसने। 1533 में इसका हुआ मेवाड़ से संघर्ष, मेवाड़ से इसका संघर्ष हुआ। तो ये जबरदस्त है। मैं आपसे एक बात बताऊं, बहादुर शाह क्यों? क्योंकि देखो जब बाबर भारत में आया तो बाबर क्या लेके आया था, उसके पास ऐसा क्या मतलब साइड था उसका जो उसको बहुत मजबूत बनाता था। तो आपने पढ़ा था उसका जो तोप था उसके पास में, तोप खाना था। लेकिन जब वो तोप खाने को लेकर के भारत में आ गया तो सब राजाओं में जो समय के मजबूत शासक थे उनके अंदर एक होड़ हुई कि तोप खाने हमारे पास भी होने चाहिए। तो ऐसा ही एक तोपची इसके हिस्से में भी आ गया, जिसका नाम है रूमी खां। बहादुर शाह का तोपची था रूमी खां। तो रूमी खां ने यहाँ पर भी तोप खाना तैयार कराया और की मदद से इसने राजस्थान में फतेह हासिल की। बहादुर शाह ने कंट्रोल किया। तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है, मेवाड़ से संघर्ष, यहाँ पर कई चीजें हैं उसकी। तो जब ये यहाँ पर आपका चित्तौड़ पहुंचा, चित्तौड़, और चित्तौड़ में इसका मतलब 1535 का ये अभियान है चित्तौड़। और चित्तौड़ में कौन थी? महारानी राजमाता कर्णावती। राजमाता लिखें तो जब ज्यादा समझ में, राजमाता कर्णावती जी थी यहाँ पर, कर्णावती। और महाराणा सांगा के जो पुत्र थे, ठीक है, लिखना यहाँ पर, महाराणा सांगा जी के जो पुत्र थे उनका नाम है विक्रमजीत, वो यहाँ पर शासक थे, विक्रमजीत। तो अपनी तोप लेकर के आ गया। यहाँ की 2 घटनाएं उनको बड़े ध्यान से समझना और एक बैक स्टोरी। तो जब राजमाता कर्णावती को ये पता चला कि भाई बहादुर साहब अपनी तोप वगैरह लेकर के यहाँ आक्रमण कर रहा है, तो इसी समय रानी कर्णावती ने राखी भेजी हुमायूं को और साथ में उनसे वचन मांगा कि भाई आप हमारे किले की रक्षा करें, क्योंकि बहादुर साहब बहुत क्रूर शासक था और हमारे किले की रक्षा की जाए। तो एक पत्र तो पहुंचा रानी कर्णावती जी, या मैं आपसे कहूं चित्तौड़ के माध्यम से हुमायूं के पास में। इसी के बारे में खबर पता चल गई बहादुर शाह को कि भाई ये लोग पत्र लिख चुके हैं, हुमायूं इनको हेल्प कर सकता है। और उस समय के इतिहासकार ये कहते हैं हुमायूं को वो हेल्प करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर हुमायूं राजस्थान से अपने संबंध उस समय अच्छे कर लेता तो वो एक लंबे शासन को कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बहादुर शाह ने भी एक पत्र लिखवाया उसके नाम पर। बहादुर शाह ने पत्र लिखवाया कि मैं अभी जिहाद में व्यस्त हूं, अभी मैं काफिरों का वध करने में व्यस्त हूं, अभी मैं काफिरों की हत्या करने में व्यस्त हूं, तो मेरे इस जिहाद के बीच में आप अभी ना आए। तो कहते हैं हुमायूं के बारे में यहाँ से पता चलता है कि हुमायूं एक मतलब विशेष धर्म से प्रभावित व्यक्ति था और हुमायूं ने पक्ष लिया किसका? तो उसने ना राखी की कदर की, ना इंसानियत की कदर की। उसने देखा कि भाई ठीक है, मैंने अपने साम्राज्य विस्तार की कदर की। उस समय पर उसने एक विशेष धर्म, यानी कि जब उसे कहा गया जिहाद, तो वो जिहाद के पक्ष में हो गया और वेट कर रहा था वहां पर। तो कहते हैं भाई यहाँ पर फिर बहुत जो बहादुर शाह है उसने बहुत क्रूर कार्य किए। जो राजकुमार थे विक्रमजीत, उनको वहां से उसने निकाल दिया। और मतलब ऐसी स्थिति आ गई कि जो रानी कर्णावती थी, उन्होंने वहां पर हजारों स्त्रियों के साथ में जौहर किया। एक जौहर मैंने आपको पहले बताया था, किस वर्ष में हुआ था पहला जौहर? बताओ फटाफट से आंसर करेंगे सारे लोग। किस वर्ष में पहला जौहर मैंने आपको बताया था? सबका आंसर आना चाहिए, बताएंगे। 1303, बहुत कमाल, 1303, 1303, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब आपका किस पर चित्तौड़ पर कौन गया था? अलाउद्दीन खिलजी, जब रानी पद्मिनी थी वहां पर। और ठीक आंसर है, शाबाश। दूसरा साका इसी को कहा जाता है, द्वितीय साका या द्वितीय जौहर जो है यहाँ पर, मतलब बहुत सारी महिलाओं के साथ में इन्होंने भी अपनी जान दे दी। और फाइनली 3 दिन तक लूटा बहादुर शाह ने उसको। और बहादुर शाह जफर जो लूट कर रहा था यहाँ पर, तो कौन बोलेंगे ये इस पर चित्तौड़ में क्या हो गया? चित्तौड़ में इसने एक लूट की, बहुत सारी सेना चूंकि मारी गई थी इसकी, तो खाना इसने यहाँ पे खुलवा दिया था चित्तौड़ के किले की तरफ। कहने की बात क्या, अब इस समय पे हुमायूं जो डटा हुआ है ना, हुमायूं डटा हुआ है सारंगपुर में, उसका दिमाग काम कर गया यहाँ पर। वो समझ गया कि भाई बड़ी शक्ति है बहादुर शाह, बहादुर शाह को कैसे हराया जाए। तो उसके गुप्तचरों ने उसको सूचना दी कि बहादुर शाह की बहुत सारी सेना चित्तौड़ के अभियान में, क्योंकि चित्तौड़ के लड़ाके लड़े, लड़ने के लिए जाने जाते हैं, और एक भीषण युद्ध यहाँ पर हुआ।
तो उस भीषण युद्ध के बाद में कहते हैं बहादुर शाह जफर की सेना जो है वो काफी कम होगी और उसका जो मुख्य तोपची था रूमी खां, उससे संवाद कर लिया हुमायूं ने। गुप्त रूप से वो संबंधी बन गया, ऐसे समझिए हुमायूं का, यानी धोखा दे दिया उसकी सेना ने। तो सहारनपुर में वो डटा रहा, सहारनपुर में ही पड़ता था पास में ही, चित्तौड़ के। और उसका मुख्य काम क्या था कि अहमदाबाद से जो सप्लाई आती थी बहादुर शाह को, सप्लाई को कट कर देना था। भाई सेना के लिए खाना भोजन ये सब तो आएगा ना, अतिरिक्त आपका वेपन्स वगैरह या कुछ भी, उस रसद को उसने काट दिया। और इसके बारे में सूचना होगी बहादुर शाह को कि भैया जो है हुमायूं तुम्हारे खिलाफ चला क्या कर रहा है। तो वो भाग करके पहुंचा वो मांडू फोर्ट, उधर मांडू से चंपानेर फोर्ट पहुंचा। उसके बहुत कम सेना उसके साथ रह गई थी। कहते वो चंपानेर जब पहुंचा बहादुर शाह भागते भागते, तो उसके साथ में कुल 5 सैनिक थे अंत में। और इधर से उसका पीछा कर रहा था हुमायूं। और तो हुमायूं ने उसका मांडू का किला भी लूटा जो बहादुर शाह का, या चंपानेर भी वो पहुंच गया। चंपानेर में कहते हैं कि बहादुर शाह जफर ने अपनी सारी संपत्ति वहीं पर रखी थी, जो भी उसका लूट का सामान था सब चंपानेर में था। कहने का मतलब उस सबको टेक ओवर कर लिया हुमायूं ने, और इस विजय को हुमायूं की एक बड़ी विजय माना जाता है। अब इसके बाद में आप समझ सकते हैं कि आर्थिक संबलता तो मिली, इकोनॉमिक क्राइसिस जो थे आपका हुमायूं के वो तो दूर हो जाने थे, होंगे नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर एक घटना क्या हुई, इसका जो नाकाम भाई है अस्करी, ये बनाया गया गुजरात का सूबेदार। इसके भाई नाकाम है सारे, गुजरात का सूबेदार। जब कहते हैं ना कि भाइयों के समर्थन की जरूरत होती है, तभी इसके भाइयों ने इसे सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि जब जरूरत हो और भाई सपोर्ट करते तो आदमी फिर क्रांति करता है। उदाहरण तुम्हारे सामने है, अस्करी गुजरात का सूबेदार। ये ऐसा था, देखो इतिहासकार लेनपुल ने बड़ा अच्छा और प्यारा स्टेटमेंट लिखा इस बात को लेकर के कि गुजरात हुमायूं की झोली में एक पके फल की भांति गिरा था। मतलब उसको प्रयास ही नहीं करना पड़ा उसके लिए कुछ भी, बस चित्तौड़ के लड़ाकों ने उसका वो प्रयास आसान कर दिया। उसकी बहुत सारी सेना मार दी, उसकी सेना कमजोर हो गई, और उसने राइट टाइम पे एक राइट स्ट्रेटजी को फॉलो किया। दूसरा, उसके संवाद हो चुका था, मैंने बताया ना, बहादुर शाह ने पत्र लिखा है उसको कि भाई मैं जिहाद में व्यस्त हूं, मुझे तो विधर्मियों का कत्ल करना है, जो इस्लाम को नहीं मानते उनको मुझे मारना है। और जब उसने इस तरह के स्टेटमेंट दिया, उसको साथ में याद दिलाया कि बयाना का वॉर याद करो। जैसे हमने कल की क्लास में हम आपको बता रहे थे, पिछली क्लास में बाबर के विजय अभियान, तो जब खानवा हुआ 1528 में, तो खानवा से पहले बयाना में भी बाबर और राजपूत संघ के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसमें राजपूत संघ विजयी हुआ, और उन्होंने बाबर को खदेड़ा था बयाना के वॉर में। वो उसको याद दिलाता पत्र के माध्यम से कि तुम मत भूलो, तुम्हारे पिता को इसी राजपूत संघ ने खदेड़ा था, अभी मुझे तुम ये युद्ध करने दो। तो कहने का मतलब उसके लिए तो स्थितियां बाकी तैयार कर दी बहादुर शाह ने, चित्तौड़ ने तैयार कर दी। लैंकुल का जो स्टेटमेंट है वो एकदम से सही है। लेकिन जो जिम्मेदारी अस्करी को मिली, ये मूर्ख उसको 1 साल में खो दिया। बहादुर शाह जफर वापस आया, उसने वापस से टेक ओवर किया कुल 1 वर्ष में। इतिहासकार लिखते हैं इससे आसान विजय कोई नहीं थी और इससे आसान खो देना कुछ नहीं था। तो जितनी आसानी से पाया उतनी आसानी से खो भी दिया गुजरात को। तो स्थिति फिर से वही हो गई। बात समझ में आई? तो यहाँ पर छोटी सी जो मैंने आपको गुजरात की कहानी लिखी उसको लिखना याद रखेंगे, इसलिए लेना है। और हुमायूं की सेना फिर आगे बढ़ी, जब उसको ये मैसेज मिला, और हुमायूं की सेना आई फिर से कहाँ, चुनार। चुनार, अब चुनार में शेर खान ने अपने लड़के को अपॉइंट कर रखा था कि जितने मैक्सिमम टाइम तक तुम यहाँ पर होल्ड कर पाओ हुमायूं को, उतने टाइम तक होल्ड रखो। अब मूर्ख ही मैंने तुमको बताया, एक जगह रुकता तो रुक ही जाता हुमायूं, उसको कोई जल्दी नहीं थी अपनी जिंदगी में। उसकी सेनाओं के डेरे ऐसे रहे, नदी के सामने सेना है शेर खान की, 4 महीने इधर बैठा हुआ है, पत्र लिखे जा रहे हैं, उधर से पत्र लिखे। शेर खान इतने मजबूती करता था, प्लानिंग करता था, आराम से भरोसा करता था, या तब सब पे बहुत भरोसा करता था, अपने भाइयों बहुत भरोसा करता था, कोई कोई पत्र लिख दे तो उस पर बहुत भरोसा करता था। तो हुमायूं को इन्होंने चुनार में, जब चुनार पहुंचा तो 6 महीने होल्ड रखा, 6 महीने। और इस समय पर स्थिति क्या थी कि भाई शेर शाह का मकसद ये था कि भाई मैं इतने जो है बाकी पूर्व में अपनी स्थिति को मजबूत कर लूंगा। चुनार के बाद में वो बनारस गया, चुनार के बाद में वो कहाँ गया, बनारस गया, और बनारस की मतलब चुनार से और आगे उस क्षेत्र में सारे में। अब जब वहां पर पहुंचता है तो शेर खान एकदम से पत्र लिख देता है इसको, कहता भैया बड़े भैया गलती हो गई थी, मुंह से निकल गई मेरे, एक काम करो, मैं जो है ना तुमको एनुअली 10 लाख रुपए भेजूंगा, सालाना 10,000 दिनार मैं आपको भेजूंगा, सॉरी 10,000 नहीं 10 लाख, सालाना मैं 10 लाख दिनार आपको भेजूंगा, लेकिन प्लीज मुझको बंगाल का शासक बना रहने दिया जाए और बिहार का आधिपत्य आप ले लो। बिहार में जो कुछ भी है, ये प्रदेश आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार का जो क्षेत्र है, ये सब कुछ आपका, लेकिन भैया प्लीज मुझे बंगाल का शासक बना रहने दो। और साथ में 10 लाख रुपए दे रहा हूँ आपको साल के दिनार के। हुमायूं को भी लगा, बोला आपके नाम का खुतबा जारी कराऊंगा, अपने सिक्कों पर नाम लिखवाऊंगा कि मैं हुमायूं के अधीन शासन कर रहा हूँ। चालू चीज है नहीं है, बताओ इतनी चालू चीज। मतलब जब उसको लगता है कि अब तू इस फ्रंट पर हार जाएगा तो एकदम से गिड़गिड़ाने लगता है। लेकिन दिमाग मतलब समझो 50% इधर काम कर रहा है, 50% इधर। अब सोच भी रहा है साथ में, अब क्या करूंगा यार, कैसे शक्ति बने, ये तो हुमायूं भारी पड़ रहा है। अब वो जो 6 महीने उसने होल्ड रखे थे, उसने चालाकी लड़ी। रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का किला उसकी नजर में था। रोहतासगढ़ का जो किला है, रोहतासगढ़ फोर्ट, चिंतामणि शासक थे यहाँ पे, रोहतासगढ़ फोर्ट। यहाँ के एक शासक थे, उनका नाम था चिंतामणि। कौन थे? चिंतामणि। देखो रोहतासगढ़ के किला अक्सर इतिहास में आप पढ़ते होंगे कि रोहतासगढ़ के किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया, वो एकदम से गलत चीज प्रिंट है जहां पर भी है। दरअसल अयोध्या के राजा थे, राजा हरिश्चंद्र के बेटे थे रोहितास। रोहितास ने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कराया। कई किताबों में लिखा हुआ है रोहतासगढ़ के किले की 4 दीवारी आपका शेर खान ने करवाई। दरअसल में शेर खान वहां पहुंचा तो उससे पहले ही वहां पर 4 दीवारी थी, 14 दरवाजे थे, 14 दरवाजों में से 10 दरवाजे आपका शेर खान ने बंद करवाए उसके किले को मजबूत करने के लिए। तो कहने का मतलब इसने उसको नहीं बनवाया। ये राजा जो चिंतामणि है, शेर खान से अच्छा संबंध था इनका, दोस्त थे बढ़िया। अब शेर खान ने लेटर लिख दिया इनको भी, बोला भैया बड़ी दिक्कत आ गई है, तुम्हारी भाभी तुम्हारे बच्चे सब दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, उनके रहने के लिए छत तक नहीं है, और मैं चाहता हूँ तुम अपना किला जो है मुझे दे दो कुछ टाइम के लिए, मेरा परिवार इसमें रह ले, और जब मैं वापस कुछ समय बाद स्थिति मेरी ठीक हो जाएगी तो उसके लिए को हम खाली कर देंगे। राजा चिंतामणि अच्छे व्यक्ति थे, इसके अच्छे दोस्त थे, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन वो जानते थे बड़ा चालू आदमी है, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, लेकिन पुरुष कोई नहीं आएगा, तुम्हारी स्त्रियां बच्चियां जो भी बुजुर्ग हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन पुरुष कोई नहीं आएगा, बुजुर्ग स्त्रियां भेज दीजिए आप, उन सबकी रक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं। अब उस तो डोलियों में आई फिर स्त्रियां बैठ के, 4 डोलियां, और उनमें शुरुआत में तो उसने बैठा दी बूढ़ी स्त्रियां। अब थोड़े सैनिक थे, राजा समझ रहा है कि भाई क्या ही करेगा, गेट खुले हुए हैं, कुछ सैनिक चेकिंग कर रहे हैं जैसे दरअसल चेकपोस्ट की तरह होता है गेट पे, और उन्होंने देखा ठीक है औरत है ठीक है भेजवा दो। पीछे बैठे हजारों सैनिक, और वहां से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर ही पीछे सेना लेकर के तैयार है आपका शेरशाह सूरी, क्योंकि रोहतासगढ़ के किले के दरवाजे ही मजबूत माने जाते थे कि भाई वो दरवाजे अगर खुल गए तो सब बात है, दरवाजे बंद है तो कुछ नहीं, उसने किले को जीता। तो कितना गलत कृत्य उसने किया, मतलब इसको तो बोलते हैं ना पीठ में छुरा घोपना, अपने दोस्त के लिए ही और एक साम्राज्य के लिए। शायद उसको अपनी नीति बताता तो शायद उसको सपोर्ट करते, लेकिन उसको लग रहा था कि नहीं सपोर्ट नहीं चाहिए। रोहतासगढ़ का किला अब सिर्फ एक ऐसा बिंदु है, क्योंकि 2 किले माने जाते थे भारत में, अगर पूर्वी हिस्से पर आपको कब्जा पाना है तो एक तो चुनार और एक दूसरा रोहतासगढ़ आपके कब्जे में, तो बंगाल बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश को कंट्रोल कर लोगे। अब उसको एक तो गया चुनार, तो अब यही बचा हुआ है विकल्प। तो यहाँ पर आकर के वो रोहतासगढ़ में अपनी एंट्री कर लेता है। और रोहतासगढ़ में जो एंट्री हुई थी, बंगाल का शासक भी है जो मैंने बताया, मोहम्मद शाह, जिससे उसने बंगाल को जीता था। मोहम्मद शाह ने यहाँ पर पत्र लिखा हुमायूं को, भैया चिट्ठी बहुत लिख रहे हैं ये भी, प्रेमी प्रेमिका की तरह,
मोहम्मद शाह ने भी चिट्ठी लिखी हुमायूं से कि भैया इससे बचा लो यार कैसे भी, तुम इसकी बात तुम बताओ, ये तुम्हें कुछ भी बहका देता है, तुम प्लीज इसका इंतजाम करो। तो मोहम्मद शाह के कहने पर यहाँ पर फिर याद रखना हुमायूं ने अटैक किया, और हुमायूं ने जो अटैक किया उस अटैक के बाद में शेर खां भाग गया। शेर खां भाग गया। अब हुमायूं को मिल गया इधर बंगाल वाला क्षेत्र, जब शेर खां भाग गया है, अब हुमायूं यहाँ के लेट गया 8 महीने। ना तो उसको दिल्ली से कोई मतलब दिल्ली में क्या हो रहा है, ना उसको इस बात से मतलब कि आगरा में क्या हो रहा है, बोला 8 महीने ही लेटो आराम से। अपनी बेगम को साथ लेके जाता था वो। हुमायूं की पहली पत्नी बहुत प्रेम करता था उससे, बीगा बेगम, बीगा नाम है उसका, हाजी बेगम जिसको कहा गया, जो उसके लिए वो बनाई हुमायूं को मकबरा भी बताएंगे आगे। उसको साथ लेके रखता था। और भी हरम तो आप जानते हैं, ये क्या करते थे, स्त्रियों को जितनी भी सुंदर स्त्रियां इनको मिलती थी उन सबको पकड़ के और अपने हरम में शामिल करते थे। उसमें आपका सैकड़ों स्त्रियां होती थी, सुंदर स्त्रियां, जहां ये युद्ध पर जाएंगे वो सैकड़ों स्त्रियां भी इनके साथ में जाएंगी। ये रुक जाता था वहीं अपने आराम से, भैया ठीक है यहीं लेटो 8 महीने, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिर सूचना मिली, बोले तुम्हारा जो भाई है ना, अब ये दिल्ली तो छोड़ के आ चुका है, 6 महीने चुनाव पर रखा, 8 महीने यहाँ रुका, अब इसको कितने दिन हो गए यहाँ पर रुके हुए, और दिल्ली में अपने विश्वसनीय व्यक्ति शेख बहलोल को छोड़ के आया। नियंत्रण किसको देके आया था, लिखो एक बार, छोटी सी बात लिखो। तो इसने मैंने बताया आपको हुमायूं ने अटैक किया फिर से, तो लिखना इसने 1539 है। 1539 में इसने बंगाल को पहले गॉड बोलते थे, बंगाल अर्थात गॉड को जीता। विक्ट्री ओवर बंगाल इन 1539, विक्ट्री ओवर बंगाल इन 1539, और बंगाल का नाम बदल कर इसका विश्वसनीय आदमी था, बहुत विश्वसनीय। दिल्ली का नियंत्रण जो है ये किसके पास में था, शेख बहलोल के पास में। और इसका जो भाई है यहाँ पर याद रख लेना, क्या बोलेंगे, जो इसका भाई है मतलब हुमायूं का भाई, तो हुमायूं का जो भाई है हिंदाल। अब हिंदाल को पता चलता है शेख बहलोल कंट्रोल कर रहा है और हिंदाल भी दिल्ली में रहता है, वो दिखता है बहुत दिन से दिल्ली आया नहीं हुमायूं, दिल्ली से उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो वो अपने वजीरों के साथ में जब बैठा हुआ था तो उसके वजीरों ने बताया कि शेख बहलोल जो है ना दिल्ली का पैसा और दिल्ली का बहुत सारा फंड्स ये यहाँ से निकाल करके हुमायूं के पास भेजता बंगाल। उसने है सही बताओ, आओ माँ कसम। तो उसने बता दिया फिर कि हाँ भैया चेक कर लो जाके। तो उसने जब खजाने वगैरह चेक करे, दिमाग एकदम से खराब हो गया, बोले यहाँ तो कुछ खजाने में है ही नहीं, बहुत सारी चीजें यहाँ से तो गायब है, बंगाल भेज रहा। उसने शेख बहलोल की तुरंत हत्या कर दी, वहीं हत्या करवा दी शेख बहलोल। अब शेख बहलोल तो बहुत करीबी आदमी था हुमायूं का, हुमायूं को पता चली भैया तेरे करीबी व्यक्ति की हत्या हो चुकी है, जो जिसके भरोसे तुम दिल्ली छोड़ के आए थे। और हिंदाल ने तलवार उठा के कहा दिल्ली का शासक कोई हुमायूं नहीं है, दिल्ली का शासक हम है, और खुद को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। यहाँ पर ये उस समय की घटना है जब वो बंगाल में था, देखना इस बात को। बंगाल अभियान के दौरान आया, जितने सरदार इसके साथ में थे उन सबको माफ करने की नियत से चला, वहीं से कोई दिक्कत नहीं है, भाई नहीं तो शासन को कंट्रोल कर लिया है, अपना भाई है यार, कोई बाहर का आदमी थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है, छोटे से गलती हो जाती है, माफ कर देना चाहिए। व्यक्तित्व तभी बड़ा होता है जब किसी छोटी चीज के लिए किसी को माफ कर दिया जाए। अब ये सोच के चल रहा है विचार, लेकिन उसको ये नहीं पता शेर खां भी तो अभी जिंदा है। शेर शाह सूरी को एक बात पता चल गई कि बता भैया जा कैसे रहा ये बता दो बस। उसने बोला जी 5000 सैनिक है, जीटी रोड से होते हुए आया था, और उसी जीटी रोड से, अब आप समझोगे जीटी रोड तो शेर शाह सूरी ने बनवाया, शेर शाह सूरी ने जीटी रोड नहीं बनवाया, शेर शाह सूरी ने बनवाया था सड़क आजम। दरअसल में ये सड़क जो है जो पूर्वी भारत को और उत्तर भारत से जोड़ती थी, ये था पहले उत्तरापथ, ये तो मौर्य काल से प्राचीन समय में हम आपको बताएंगे, प्राचीन भारत में ये उत्तरापथ था, दरअसल में कच्चा मार्ग हुआ करता था ऐसे। आज भी आप देखोगे ना जीटी रोड को, जीटी रोड कहाँ पर है, आप कहोगे जीटी रोड भी आपका कलकत्ता की तरफ जाता है, इधर पाकिस्तान वाले क्षेत्र से, ये इधर से जाता था ऐसे, ये कच्चा मार्ग था पहले। तो इसकी जो आपका साफ सफाई करवाई वो मौर्यों के समय पर हुई, इसमें मिट्टी वगैरह डाली थी, ठीक है, रास्ता पहले से था, तो इसी रास्ते से जाते थे व्यापार वगैरह के लिए, कन्नौज वन्नौज ये सब पुराने समय पे मुख्य व्यापारिक मार्ग थे। कन्नौज के लिए सब लोग क्यों लड़ते थे, आप पढ़ोगे ना जब हम आपको प्राचीन पढ़ाएंगे, राजा हर्ष कन्नौज के लिए संघर्ष हुआ, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तो क्यों, क्योंकि रास्तों पर सब कंट्रोल करना चाहते थे, जिसका रास्ते पर कंट्रोल हो जाएगा तो वो व्यापार को प्रभावित करेगा ना, फिर व्यापार पर उसका नियंत्रण होगा। यस और नो, आप कहेंगे हाँ जी, ये प्राचीन समय से था। तो इसी कहते हैं यहाँ पर सबसे भूल उससे यही हुई हुमायूं से कि वो वापस जीटी रोड से जा रहा था, 5000 सैनिक उसके पास में थे। तो यहाँ लिखना दिल्ली वापस जाते समय वायसराय अफगान सरदारों को एक जबरदस्त स्पीच दी, उसने कहा कि ये अंतिम मौका हो सकता है अगर हम शासन को अगर हथियाना चाहते हैं। सब लोग आ गए सामने। अब ये जो आपका अगर चौसा है, चौसा एक मतलब गांव है, चौसा गांव पड़ता है आपका गंगा और कर्मनाशा नदियों के बीच में, 5000 सैनिक है इसके साथ में। उसका दिमाग क्या था हुमायूं का कि मैं वापस जाऊंगा, उधर चुनार में कुछ सेना मेरे पास है, वहां से कुछ सेना ले लूंगा, फिर आगे चलूंगा उधर कड़ा प्रयागराज में अपनी मुख्य भूमि शुरू हो जाती है इलाहाबाद से, वहां पर अपना नियंत्रण नहीं, वहां से और सेना हो जाएगी। लेकिन जब शेर खां सामने से आया और कर्मनाशा नदी, उसके गुप्तचर एक दूसरे को बता रहे थे शेर खां आ रहा है, पीछे से शेर खां आ रहा है, और इधर से हुमायूं के बारे में भी उसको पता चली थी हुमायूं कहां पहुंच चुका है। तो दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, शेर आपका मतलब कुछ दूरी पर, एकदम सामने नहीं, कर्मनाशा नदी पर, और लगभग 3 महीने एक दूसरे के सामने रहे। यहाँ पर रिवर कौन सी है, कर्मनाशा, याद रखना, चौसा कर्मनाशा और गंगा के बीच में पूछा था कौन सी नदियों के किनारे लड़ा गया, चौसा और गंगा के बीच में, इन द मिडिल ऑफ हिंदी में। तो हुमायूं लिखता है इसको, देखो सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। हुमायूं ने इसको लिखा कि भाई एक काम करो, एक काम कर लेते हैं कि तुम जो बंगाल बिहार वाला, क्योंकि इसके दिमाग में तो दिल्ली चल रही है, इसने कहा ठीक है बंगाल बिहार वाला क्षेत्र तुमको दे देंगे, पहले तो बंगाल मांग रहा था, अब बिहार देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन यार अपनी थोड़ी सी मान मर्यादा है, प्रेस्टीज है, प्रतिष्ठा है अपनी थोड़ी सी, मैं एक काम करूंगा तुम्हारी तरफ सेना लेके आऊंगा, तो तुम थोड़ा सा आगे भागना, मैं थोड़ी दूर और आऊंगा तुम्हारे पीछे, तुम थोड़ा सा दूर भागना, तो मैं थोड़ी दूर तक तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगा, और जो है तुम एक काम करना थोड़ी दूर तक आगे भागना, किसी को इस बारे में नहीं पता होगा, है ना, और इससे मेरी प्रतिष्ठा बच जाएगी और फिर मैं वापस आ जाऊंगा, तो मेरी अपनी मर्यादा बची रह जाएगी और तुमको वो क्षेत्र मिल जाएंगे। अब जो ये पत्र देकर के उसने भेजा उसका नाम है शेख खलील, केजीएफ वाला खलील नहीं, खलील, शेख खलील, वो पत्र लेके गया। सही बस वो एक अफगान व्यक्ति है, हो गया, उसने पत्र बताया कि बादशाह ऐसा ऐसा चाहते हैं, वो जब आए तुम्हारी तरफ तो तुम पीछे की तरफ भागना, थोड़ा भागना, थोड़ी देर बाद वो चले जाएंगे, वो क्षेत्र तुम्हारा, फिर ये प्रॉमिस है, ये चुनार फोर्ट भी तुमको। ठीक है, बात समझ में आती है। तो सब लोग जा रहे थे क्योंकि वो तो संधि के लिए वैसा ओपन तो ऐसा भेज नहीं सकता हुमायूं की, तुम ऐसा करना, वो गुप्त रूप से दिया गया था शेख खलील को, बाकी सब लोग सब चुपचाप उसने लेटर सरका दिया, उसने चुपचाप पढ़ा, उसने चुपचाप ही बुलवाया शेख खलील को, वापस जा रहे थे सब लोग, तुम आ जाओ चाचा वापस, सही से बता दो मैटर क्या है। उसके बाद उसने शेख खलील को सीधा सीधा प्रस्ताव दिया और उसको याद दिलाया कि तुम अफगान वंशज हो, हम तुम्हारे वंशज है। उसने कहा कि वॉर लड़ा जाए या ना लड़ा जाए, युद्ध करने की स्थिति है या नहीं है। उसने कहा बेटा युद्ध करने की स्थिति है, सैनिक वैनिक नहीं है हुमायूं के पास में,
खेमे में बहुत सारे जो लग रहे हैं ना तुम्हें सेना जा रही है, इसमें बहुत सारी स्त्रियां हैं। तो उसने उसको बता दिया, उसने बोला ठीक है अब तुम जाओ, बाकी काम हमारा। पत्र लिखवाया उसने हुमायूं को कि ठीक है, हुमायूं की शर्तों के लिए वो तैयार है। और हुमायूं जैसे हुमायूं ने बोला है बिल्कुल ऐसा ही किया जाएगा। हुमायूं बड़ा खुश, बोला दिल्ली जाने के लिए लेट हो रहे थे हम तो बेवजह इतना, अब चलेंगे अपने भाई को समझाएंगे जाके। लेकिन उसे ये नहीं पता था बेटा तुम जाल में फंस चुके हो। अब वो थोड़ी दूर जाए तो शेरशाह सूरी और पीछे को भागे, लेकिन शेरशाह सूरी जैसे पीछे को भागे तो थोड़ा सा वापस आ जाए। और हुमायूं को पता चला यार ये वापस क्यों आ रहा है, पागल बना रहा है क्या हमारा, जब जाने की बात ही होती है तो थोड़ा सा वापस क्यों आ जाता है। फिर वापस चला जाए थोड़ा सा, बोला ओह माई मिस्टेक, गलती से हुआ है, कुछ और था। उसने बोला छोटे स्थानीय लोग थे, थोड़ा उनको समझाने के लिए भाई हुमायूं आ रहा है तुम भी यहाँ से भाग जाओ, तो इसलिए वापस आया। थोड़ा जाए थोड़ा सा फिर वापस आ जाए, तो उसको लगा कि हाँ ठीक है इसका कुछ अपना पॉलिसी होगा। 2 दिन यही कार्यक्रम चला, यानी कि 25 और 26 जून को, 27 जून मतलब 26 जून की आधी रात को उसने मीटिंग ली। उसने कहा कि भाई सब सरदार खड़े हो जाओ सारे, और अफगानों की अंतिम लड़ाई है, अगर मुगलों को खदेड़ा गया तो उसी समय स्टेटमेंट उसका आता है कि भाई अगर भाग्य ने साथ दिया तो मैं मुगलों को इस भारत से खदेड़ दूंगा। उसके अफगान सरदारों ने कहा कि भाई हमारे तो लीडर तुम ही हो और हम तुम्हारे नेतृत्व में लड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे। अब सब लोग इकट्ठा हो गए। तो रात को जो मीटिंग हुई ना, सुबह अर्ली मॉर्निंग, गंगा और कर्मनाशा नदियों में बाढ़ आई हुई थी उस समय पे। और जो बाढ़ आई हुई थी तो उसकी वजह से कुछ खेमे में पानी भरा हुआ था हुमायूं के, और जब पानी भरा हुआ था तो हुमायूं की जो तोप वगैरह थी वो चल नहीं सकती थी, प्लस में ऐसे ढलान था। ऊपर की तरफ से आए मॉर्निंग में 6 बजे, कुल्ला कर रहा था हुमायूं, हाथ पैर धो रहा था अपने। भाई साहब जो उसने हाथ पैर धोते हुए दौड़ लगाई है, उसने नहीं देखी मेरी बीवी कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, भगदड़ मच गई एकदम से। तुम ये सोचो, और इसके बारे में इसको लोग कहते हैं युद्ध ही नहीं है, इसको तो बस किताबों में लिख दिया चौसा का युद्ध, कोई युद्ध नहीं है इसमें। तो शेरशाह सूरी की सेनाएं आई और ये भागे, ये कौन सा युद्ध है। जैसे कुछ लोग लिखा हुआ इसमें 8,000 लोग मारे गए, एकदम से बेकार सी बात है। क्योंकि इस युद्ध में खेमे से महिलाओं को ऐसे ही, जो इसकी घरवाली है पीगा बेगम, हाजी बेगम, उसे पता ही नहीं था कुछ ऐसी स्थिति में क्या करना होता है। ऐसी स्थिति नहीं आई कभी कि भैया, शेरशाह सूरी कहते हैं अपने घोड़े से उतरा देखते हुए पीगा बेगम को, उसने नमस्कार किया शेर खान ने, और उन सारी स्त्रियों को उसने आगरा भिजवाया। अब इस शेर खान का आप दोहरा चरित्र समझ पाए, एक तरफ अपने मित्र चिंतामणि को धोखा देता है और एक तरफ अपने दुश्मन हुमायूं की स्त्रियों का सम्मान करता है। यहीं पर इतिहासकारों ने कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया। उन्होंने कहा कि शेर खान भी एक धर्मांध व्यक्ति, इसको आप राष्ट्र निर्माता बताएं। तो उसने फिर क्या किया, उन सबको भेजा महिलाओं को, हुमायूं तो भाग गया, उसे नहीं पता कौन, वो तो अपने बोलते कुछ अलग चक्कर, उन्होंने कहा भाई साहब भागो, और इस तरह से उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और चौसा के युद्ध के बाद में कहते हैं कि शेर खान खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ, उसने अपने हाथ फैलाए और ऊपर देख करके वो रोया। क्योंकि एक सैनिक के जीवन में जब सफलता आएगी, उसने भी नहीं सोचा था कि एक ऐसा भी दिन आएगा कि जिस दिल्ली की गद्दी को मैं हासिल करना चाहता हूं, उस दिल्ली की गद्दी पर जो सम्राट है वो मुझे देख करके मेरे भय मेरी योजनाओं से भाग जाएगा, और वो रोया। इसी को सफलता का दिन कहते हैं। इसी के इंतजार में वो एक स्टूडेंट रहता है जो एक दिन सफल होएगा और उसकी आंखों में सफलता के आंसू हो। वो सफलता के आंसू उस दिन शेरशाह सूरी की आंखों में थे। इसी वॉर के बाद में उसने टाइटल अपना एक्सेप्ट किया, टाइटल अडॉप्ट किया, क्या, शेरशाह। लिख लेना इस बात को, क्या बोलेंगे। इसी के बाद में आफ्टर दिस वॉर, इसी युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की, शेरशाह की उपाधि धारण की। कल हम पढ़ेंगे और बहुत सारी योजनाओं के बारे में, ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई राष्ट्र निर्माता है, बहुत सारी चीजें उसने, बहुत सारी व्यवस्थाएं भारत को दी भी, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। शेरशाह की उपाधि धारण की, क्लियर रहेगा। आफ्टर दिस वॉर ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ शेरशाह। एक दिन के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इसने चमड़े के सिक्के चलवाए, चमड़े के सिक्के। अभी पूछा है ना चमड़े के सिक्के चलाने वाला व्यक्ति कौन है, तो निजाम है, और चमड़े के सिक्के चलाने वाला शासक कौन है, तो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक। बात क्लियर है।